दोस्तों नमस्कार। जब आप खुले आसमान तले होते हैं तो आप एक विस्तार देखते हैं, एक ऐसा विस्तार जो अनंत हो। और शायद यही विस्तार बीते 10 बरस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बीजेपी ने देखा। एक ऐसा विस्तार जिसमें उसे लगने लगा कि उसका संगठन शायद दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है। इसी दौर में आरएसएस ने भी अपना विस्तार देखा, जो ये मानकर चलती रही कि इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर जो भी जमघट जमा होता है आरएसएस का, उसकी तादाद बढ़ते बढ़ते 1 लाख पार कर जाए, यानी शाखाओं की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो जाए। यह विस्तार इसी दौर में देखा गया या फिर माना गया। इसी विस्तार के दायरे में बीजेपी का कार्यकर्ता भी अपने आप को देखने लगा और इसी विस्तार के दायरे में बीजेपी के नेताओं ने भी मान लिया कि अगर ऐसा विस्तार है जो खुले आसमान तले अनंत है, तो फिर उसके बाद हार कैसे होगी। हम तो जीतते चले जाएंगे। और शायद इसी आसमान ने ब्रेक लगा दिया, एक ऐसा ब्रेक जिसमें एक के बाद एक दिल्ली की सत्ता की नब्ज ही नहीं बल्कि उसकी धड़कनें भी एक क्षण के लिए रुकती हुई दिखाई देने लगी। क्योंकि दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की धड़कनें हो, स्वयंसेवकों की धड़कनें हो, नेताओं की धड़कनें हो, ये बढ़ती चली गई। वो महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक और यूपी से बंगाल तक। जिन परिस्थिति में बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता जो कल तक ये मान रहे थे कि हार हो ही नहीं सकती है, अब उनके सामने सवाल है कि वह किस विचार और किन नीतियों के आश्रय जनता के बीच जाए। राजनीतिक तौर पर यह पहली हार उस नेता की होती है जिसने इस विस्तार को दिया हो, लेकिन उस विस्तार को देने वाला नेता यह मानकर चल रहा है कि दरअसल उसके अनुकूल हर परिस्थिति होती चली जाएगी, क्योंकि जहां पर भी जो भी आवाज उठेगी उस आवाज को दबाकर उसके ठीक समानांतर एक दूसरी आवाज खड़ी कर दी जाएगी जो फिर दिल्ली के अनुकूल होगी। तो फिर ऐसे में विस्तार रुकेगा नहीं और यह सोच बनी रह जाएगी। लेकिन यह आसमानी सोच है। जमीन की हकीकत महाराष्ट्र के भीतर क्या है, जमीन की हकीकत उत्तर प्रदेश में क्या है, जमीन पर बीजेपी की हकीकत झारखंड और हरियाणा में क्या है, उसकी अपनी हकीकत बिहार के भीतर क्या है, उसकी अपनी हकीकत पश्चिम बंगाल के भीतर क्या है। और इसी हकीकत के दायरे में बीजेपी सिमट नहीं रही है, बल्कि पहली बार वह टूट रही है। और उसकी टूटन पार्टी छोड़ने की नहीं है, बल्कि उसकी टूटन दिल्ली की सत्ता और उसके द्वारा लाई जा रही उन नीतियों के ऊपर हो चली है, जिसमें उसे लगने लगा है कि अब उसकी जीत मुश्किल है। और जिन लोगों को खड़ा दिल्ली ने किया है, उसके समानांतर अब आवाज खुले तौर पर ना सिर्फ उठने लगी, बल्कि केंद्र की नीतियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आप कहेंगे ये आवाज तो हर चुनाव के वक्त सुनी जाएगी और उसी दौर में परख पाएंगे क्या वाकई ऐसी स्थिति है। तो आइए आज इस सिलसिले को शुरू करते हैं, क्योंकि आरएसएस किसी मौसम की तरह होता नहीं है जो मौसम की तर्ज पर अपनी प्रतिक्रिया दे डाले, और बीजेपी का कार्यकर्ता भी मौसम की तरह बदलता नहीं है और ना ही उसके नेता बदलते हैं, और खुद प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां भी मौसम की तरह नहीं बदलती है। जिस तरीके से बेरोजगारी ने प्रांत दर प्रांत की परिस्थिति ली, उसकी जो रिपोर्ट खास तौर से असंगठित क्षेत्र की आई है, वो चौंकाने वाली है। जिस तरह की परिस्थितियां किसानों के सामने है और जो लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, और उनके परिवार के साथ जुड़े हुए लोग जिस महंगाई से जूझ रहे हैं, और सरकार ये मानकर चल रही है कि उसकी नीतियां सबसे बड़ी इकोनॉमी की दिशा में जब बढ़ चुकी है, तो फिर उसे डर किस बात का। तो गुस्सा कहीं ना कहीं उस जमीन पर है जिस जमीन पर नंगे पांव कार्यकर्ताओं को चलना है, स्वयंसेवकों को चलना है, और बीजेपी के उन नेताओं को भी चलना है जिन नेताओं को चुनाव मैदान में चुनाव लड़ना है। तो सिलसिले की शुरुआत तो हमें लगता है कि आज सरसंघचालक की उस बात से ही करनी चाहिए जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री गर्व से चुनाव से ऐन पहले कहने से चूके नहीं कि वो दरअसल सीधा संवाद उनका भगवान से है, यानी भगवान से उनके ताल्लुकात जो हैं, और होते होते बात इस देश के भीतर में जिस तरीके से हंसी ठहाके में बदल गई
और इस देश की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी के ये वक्तव्य लोगों को अबूझ पहेली की तरह लगने लगे। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? शायद आज उसको झारखंड के गुमला में सरसंघचालक मोहन भागवत ने कुछ इस तरीके से खोला। इनके एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। इस व्यक्ति का नाम वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति का जिक्र वो कर रहे हैं जिस परिस्थिति में प्रधानमंत्री खुद को बायोलॉजिकल ना माने और भगवान के तौर पर देखने लग जाएं। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में अगर निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। तो सरसंघचालक ने यूं ही जिक्र नहीं किया, बल्कि आरएसएस की बैठकों में इस बात का खुले तौर पर जिक्र होने लगा है कि आरएसएस की जो महत्ता थी वो खत्म कैसे हो गई। आरएसएस के साथ जो संगठन काम कर रहे थे, जो अपने कार्यों से और अपने विचारों से सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालते थे और दबाव बनाते थे, वो सारी परिस्थिति एक झटके में खत्म क्यों हो गई। एक दौर में किसान संघ था, एक दौर में भारतीय मजदूर संघ था, एक दौर में स्वदेशी जागरण मंच था, एक दौर में विश्व हिंदू परिषद था। उसको संभाले हुए नेता या उस तर्ज पर नेता जो विचारों के आसरे इस देश की भावनाओं से जोड़ने की कोशिश और खुद जुड़ने की कोशिश लगातार करते थे, वही तो स्वयंसेवकों का काम था। लेकिन एक झटके में अगर सब कुछ गायब हो गया तो संघ से निकला हुआ प्रचारक अगर इस देश का प्रधानमंत्री है और वह खुद को भगवान मानने लग जाएगा तो फिर रास्ता बचेगा क्या। और शायद यही वो वजह है जहां पर संघ अब इस बात को समझ चुका है कि उसे कहीं ना कहीं ब्रेक तो लगाना होगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन योगी आदित्यनाथ चल रहा था वह थम गया। आरएसएस ने अपने तौर पर इस दौर में संदेश बहुत साफ भेजा कि दरअसल आप भगवान नहीं हैं और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ इस देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को भी आपको समझना होगा। महाराष्ट्र के भीतर विदर्भ का इलाका हो, मराठवाड़ा का इलाका हो, यहां पर किसान और मजदूरों की जो हालात हैं उसमें नेताओं के सामने अब संकट आ गया है कि विधानसभा चुनाव वो लड़ तो लेंगे लेकिन जीतेंगे कैसे। और अगर जीत नहीं पाएंगे तो फिर उस राजनीति को साध पाने से वो कितने दिन चल पाएंगे जिस राजनीति के दायरे में अजीत पवार भी आ जाते हैं और उनके करप्शन को ढककर एक नए करप्शन का जिक्र बीजेपी के नेता दिल्ली से आकर देश में करने लगते हैं और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में भी करने लगते हैं। ये परिस्थिति तो नहीं चलेगी। तो क्या वाकई जिन नीतियों के आसरे बीजेपी चल रही थी बीते 10 बरस में होते होते दिल्ली की सत्ता को इतनी ताकत मिलती चली गई, या उसे यह एहसास धीरे धीरे अपने तौर पर होता चला गया कि नहीं, अब किसी भी हालत में हमारा संवाद तो सीधे भगवान से है, तो हमें स्वयंसेवकों या कार्यकर्ताओं से कोई संपर्क साधने की जरूरत क्या है। जो भी नेता अपने तौर पर मेहनत करके यहां तक आया है, अगर उसके ठीक काउंटर में हमने अपने तौर पर अपनी नीतियों को खड़ा कर दिया तो फिर कोई चीजें मायने रखेंगी नहीं। और यही स्थिति इस दौर में आकर गले की फांस बीजेपी के लिए बन गई, दिल्ली की सत्ता के लिए बन गई। 3 सवाल। पहला बड़ा सवाल, क्या वाकई बीजेपी के भीतर टूट की स्थिति है? दूसरा सवाल, टूट का मतलब क्या वाकई दिल्ली की नीतियों और दिल्ली की सत्ता के चेहरों को निशाने पर लेकर अब महाराष्ट्र से यूपी तक और यूपी से बंगाल तक सीधे तौर पर निशाना साधा जाने लगा है? इस दौर में प्रधानमंत्री भी अपनी नीतियों को लेकर बदल तो नहीं रहे हैं। खुद वो राम मंदिर को लेकर जिस शंकराचार्य के कहने के बावजूद भी विरोध करते रहे, उन्हीं शंकराचार्य के पास जाकर उन्होंने आशीर्वाद भी इसी दौर में लिया जो मुंबई में सबसे बड़े कॉरपोरेट हाउस के घर में शादी थी।
संयोग ऐसा वहां शंकराचार्य भी पहुंचे और वहां प्रधानमंत्री भी पहुंचे। और शायद यह इस देश की अजीबोगरीब परिस्थिति है, जो संत हो गया वह भी उस चौखट पर है, और जिसे इस देश के भीतर की गरीबी को दूर करना है वह भी उसी चौखट पर है। यानी भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों की इससे बेहतरीन त्रासदी इस तस्वीर में जो आप देखने जा रहे हैं, इससे बेहतरीन तस्वीर आपको दिखाई नहीं देगी। जहन में रखिएगा, यह देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने का घर है। प्रणाम। प्रधानमंत्री मोदी का हंसते मुस्कुराते हुए आना और शंकराचार्य का गले की माला निकालकर उनके गले में डाल देना अच्छा लगता है। हिंदुत्व के जिस राग और जिस नारे के तहत बीजेपी ने खुद को खड़ा किया और जिस तर्ज पर आरएसएस ने हिंदुत्व का नारा इस देश के भीतर दिया, उसमें यह तस्वीर इससे पहले आपको किसी भी प्रधानमंत्री को लेकर, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जो खुद एक प्रचारक रहे, देश के प्रधानमंत्री बने, उस दौर में भी आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन यह भी एक नायाब तस्वीर है कि इस देश के भीतर हिंदुत्व शब्द का जिक्र करने की स्थिति में अब बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं, बल्कि हरियाणा और झारखंड जहां चुनाव होने हैं, वहां पर भी इस बार नेता ये संभल कर कह रहे हैं कि आप ऐसा मैनिफेस्टो मत बनाइएगा चुनाव को लेकर जिसमें हिंदुत्व का जिक्र हो, या जिसके जरिए अयोध्या में हमने राम मंदिर बना दिया उस बात को लेकर हम वोट मांगने निकल जाएं। इन बातों का जिक्र मत कीजिएगा। और जानकर हैरत नहीं हो कि इस दौर में दिल्ली की सत्ता के पास भी जो इनपुट आ रहे हैं, उसमें पहली बार वही हिंदुत्व और उसी हिंदुत्व के आश्रय वोटों के ध्रुवीकरण करने की सोच जो थी वह खारिज कर दी गई है। वजह एक ही है, कार्यकर्ता और नेता दोनों के भीतर यह सवाल है कि अगर केंद्र की नीतियां इतनी ही शानदार हैं तो उन नीतियों के आश्रय जितने भी लाभार्थी इस देश के रहे, उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया। और यह सवाल खास तौर से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इसलिए है क्योंकि इन दोनों जगहों पर जहां जहां बीजेपी हारी है, उसकी कल्पना दोनों जगहों के नेताओं ने नहीं की थी। यहां तक कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भी ये सोच ही नहीं पाए कि उनका सुपड़ा साहब पूरे महाराष्ट्र के भीतर में, खास तौर से मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में हो जाएगा, विदर्भ के भीतर वो 2 सीटों पर सिमट जाएंगे। ये उनकी कल्पना से बाहर था। और यही स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर नजर आई, खास तौर से बनारस और उसके इर्द गिर्द, अयोध्या और उसके इर्द गिर्द की परिस्थितियों को अगर आप टटोलिएगा तो यह सवाल बड़ा हो गया है कि वाकई क्या इस दौर में जनता अपने मुद्दों को उभार कर अब उन नेताओं को कह रही है कि छोड़िए इन बातों को और लौटिए उन नीतियों पर जिससे लोगों से आपके सरोकार जुड़ जाएं। अभी भी ऐसी परिस्थिति तो आई नहीं है कि संघ अपना एजेंडा बदल ले। ऐसी स्थिति भी नहीं आई है कि प्रधानमंत्री मोदी कह डालें कि दरअसल हम प्रचारक नहीं थे। ऐसी स्थिति भी नहीं आई है कि कोई कहे हमारा संघ से जुड़ाव नहीं है। ऐसी स्थिति भी नहीं आई है कि हिंदुत्व के आश्रय वोटों के ध्रुवीकरण को नहीं किया जा सकता है, यह भी नजर ना आए। इसका खुला नजारा तो पश्चिम बंगाल में कल ही नजर आ गया, जब शुवेंदु अधिकारी ने खुले तौर पर यह कह दिया, जो हमारे साथ हम उसके साथ, सबका साथ सबका विकास बिल्कुल नहीं। यह मैसेज जो है यह इस बात को बताता है कि पहली बार बेचैनी अपने अपने दायरे में उत्तर प्रदेश के तकरीबन 75 से ज्यादा विधायकों के बीच और 40 से ज्यादा महाराष्ट्र के विधायकों के बीच रेंगने लगी है। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से तकरीबन 25% विधायक हर राज्य के भीतर ये सवाल उठा रहे हैं कि रास्ता कौन सा होगा जो बीजेपी के अनुकूल वोटों का ध्रुवीकरण होगा। और इस सवाल का जवाब किसी को मिल नहीं पा रहा है। और शायद इसीलिए कल शुवेंदु अधिकारी इतना तीखा बोल गए, जो बोलने की स्थिति में अभी उत्तर प्रदेश के नेता या महाराष्ट्र के नेता आए नहीं हैं। लेकिन महाराष्ट्र के भीतर से जो सवाल हैं वो सवाल खुले तौर पर बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की योजनाओं को गुजरात ले जाना, महाराष्ट्र के भीतर बेरोजगारी का व्यापक होते चले जाना,
इस परिस्थिति में नौकरी ना होना और महंगाई का बढ़ना, इन्हीं परिस्थितियों में किसान और गरीबों की हालत और बुरी होते चले जाना, इसका जवाब कौन देगा? और महाराष्ट्र के 288 में से 142 सीट उस ग्रामीण इलाके की है जहां की बदहाली हर पार्टी को दिखाई दे रही है, और वहां से चुने गए विधायक ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार अगर आर्थिक नीतियों के आसरे नहीं चले तो फिर मुश्किल होगी। और इसीलिए चुनाव से 3 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि दरअसल वहां के युवाओं को जो 12वीं पास है उसको भी 6,000 दे देंगे, जो ग्रेजुएट है उसको तो 10,000 दे देंगे, जो डिप्लोमा है उसको तो 8,000 दे देंगे। ये 10,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि राज्य तो 8 लाख करोड़ के घाटे में डूबा हुआ है। यानी पहले से ही 8 लाख करोड़ का कर्ज है, और उसके बाद ये नया बजट के बगैर इस तरीके से एक मुश्त ऐलान, तो राजनीतिक तौर पर खिसकती जमीन में पहली बार एक मुद्दा महाराष्ट्र के भीतर उभर कर सामने आ गया कि लोगों के पेट को भर दो, आर्थिक नीतियों को उनके अनुकूल करो, अन्यथा आप कहीं के नहीं रहोगे, छोड़ दो। अब हिंदुत्व का जो राम था या राम नाम की जो चादर थी उसको छोड़िए, उसको राजनीतिकरण मत कीजिए। और यही परिस्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर भी है। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े निकल कर आए हैं, सरकार के ही आंकड़े, हमारी टीम ने इस आंकड़े को निकाला और उसने बताया कि इसकी जानकारी जरूर दीजिए कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो 2015 से 2023 के बीच में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो नौकरियां गई हैं वो तकरीबन 8 लाख नौकरियां गई हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर में पश्चिम बंगाल में 30 लाख नौकरियां गई हैं जो इंटरप्राइजेस बंद हो गए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। तमिलनाडु में 12 लाख नौकरियां गई है, कर्नाटक में 13 लाख नौकरियां गई हैं, आंध्र प्रदेश में 7 लाख नौकरियां गई हैं। यानी इन राज्यों के दायरे में अगर आप इस देश की अर्थनीति को समझना चाहते हैं तो ऐसे भी समझिए कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था उसमें कोई भी बढ़ोतरी क्यों नहीं होती है, और जो वर्कर काम करते हैं उसमें लगभग इन 7 वर्षों में इंटरप्राइजेज में काम करने वाले 3 लाख लोग, 3 लाख इंटरप्राइजेज कम हो गए और 16 लाख अपने तरीके से ऑन अकाउंट इंटरप्राइजेस के तौर पर चलाने वाले 16 लाख यूनिट बंद हो गई। और इस परिस्थिति ने बताया कि बड़ी तादाद में वर्कर कम होते चले जा रहे हैं। यानी आपकी आर्थिक नीतियों का कोई जुड़ाव नहीं है। बंगाल के भीतर 30 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। तो क्या शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं हमारा साथ, आपका साथ, हमारा विश्वास, इन बातों का राजनीतिकरण दृष्टि से क्या वो उसी उग्र हिंदुत्व को उभारने की दृष्टि से मानकर चल रहे हैं कि वहां वोट बैंक बन जाएगा? हमने कल इस बात का जिक्र किया था, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा जरूर सुनना चाहिए। उनके तेवर को जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, किस अंदाज में वो अपनी बात कह रहे हैं। बोलबो जो हमारी साथ, हम उनका साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ, सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। भालो थाकुन, जय श्री राम। असल में ये सियासत के तेवर हैं, सत्ता के तेवर हैं। और पश्चिम बंगाल के भीतर किसी भी आम शख्स से अगर पूछिएगा तो कहेगा बिल्कुल नहीं। ना तो हमें ममता बनर्जी के गवर्नेंस के भीतर रहना है और ना ही मोदी के गवर्नेंस के भीतर रहना है। यानी वह भी कहीं ना कहीं कोई विकल्प खोज रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दौर में फेडरलिज्म का खत्म होना, ममता बनर्जी केंद्र की जिस भी योजना को खारिज करती है उसका पैसा रुक जाता है। नया पैसा सर्व शिक्षा अभियान का रुका है। लेकिन सवाल तो उस बीजेपी का है जो अपने आप को अभी तक जिस धागे में पिरोती चली आई और कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती चली गई, वो हिंदुत्व का धागा था। उस हिंदुत्व के आसरे एक रामराज्य की परिकल्पना की गई थी। उस रामराज्य की परिकल्पना में अपने नेता में राम देखने की सोच निचले स्तर पर हो सकता है संघ के भीतर पैदा की गई हो, लेकिन आखिर में आरएसएस को भी तो कहना पड़ा खुद को भगवान ना मानिए। और शायद यही वो वजह है जिसमें पहली बार विकास और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपका काम सिर्फ काम करते चले जाना है। वो चाहे झारखंड के भीतर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो।
झारखंड और हरियाणा के भीतर भी 25% से ज्यादा बीजेपी के विधायक इस सवाल से अब परेशान हैं कि अगले चुनाव में उन्हें जीत मिलेगी तो कैसे मिलेगी। झारखंड के भीतर आदिवासी वोट अब देने को तैयार नहीं है। झारखंड के भीतर जिन आर्थिक नीतियों का सवाल खड़ा हो रहा है, उन आर्थिक नीतियों की समझ उसे ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन से मिल गई। दरअसल राहुल गांधी ने अपने प्रचार प्रसार के जरिए जिस हक और जिस बराबरी का जिक्र किया, उसने गजब का पाठ इस देश के जो निचले तबके के लोग थे उनके भीतर भरना शुरू कर दिया। और ये स्वयं तरीके से चीजें फैलती चली गई, क्योंकि मीडिया तो इन बातों को दिखा नहीं रहा था। और यही परिस्थिति धीरे धीरे कमोवेश हर उस जगह पर हुई जहां पे आरएसएस के स्वयंसेवक जाकर लोगों से संवाद बनाते हैं। और उनकी ही रिपोर्ट कहती है कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में राहुल की लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई है। और राहुल के उठाए सवाल हर कोई पूछ रहा है, इसे लागू क्यों नहीं किया जा सकता है। जो हाशिए पर पड़ा तबका दलित है, जो हाशिए पर पड़ा तबका पिछड़ा समाज है, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, उनके भीतर अब यह सवाल आ गया है कि इन सवालों को लेकर जो हक का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए किया जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर ही तो सभी बने हैं। तो राजनीतिक तौर पर उस दिशा में काम कोई क्यों नहीं करेगा। और शायद यही वजह है कि पहली बार आरएसएस प्रधानमंत्री मोदी को अप्रोक्ष तौर पर, देश के गृह मंत्री अमित शाह को अप्रोक्ष तौर पर, या बीजेपी के उन नेताओं को जिन्होंने सत्ता की डोर थाम रखी है, अप्रोक्ष तौर पे बता रहा है कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ काम करते चले जाना है। और ये एक अनंत है, आसमान की तरह अनंत है। आप इसमें यह ना मानिए कि आप कब सुपरमैन और महामानव हो गए। आपका जो काम है वो सिर्फ करते चले जाइए। इसका कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है। बाहर का विकास भी, अंदर का विकास भी, दोनों का कोई अंत नहीं है। असल में आरएसएस बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का साथ देने को तैयार नहीं है। इसीलिए ऑपरेशन योगी को रुकवाना पड़ा। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस जिस उड़ान पर हैं, उस उड़ान को थामना पड़ा। इसीलिए जिस तर्ज पर हरियाणा के भीतर खास तौर से जो अलग अलग गौ सेंटर्स हैं, उन सेंटर को ही एक आधार बनाया जा रहा है कि अपनी बातों का विस्तार कीजिए और लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए, जो इस दौर में गायब हो गया। और इतना ही नहीं, जिस 1 लाख शाखा का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद आरएसएस ठसक के साथ कहती थी, गर्व के साथ करती थी, अब उस बात पर ध्यान नहीं है। और उनका कहना है कोई संवाद ही नहीं रहेगा तो संघ कितना भी बड़ा हो जाए क्या मायने रखेगा। ठीक उसी तरीके से बीजेपी का संगठन कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसके सरोकार अगर जनता से नहीं है तो फिर मान लीजिए वह पिछड़ गई, वह कहीं दूर हो गई और जनता से बड़ा कुछ होता नहीं है। यह संवाद आरएसएस की बैठक से ही निकला है। तो आखिर के 3 सबसे बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या वाकई जिस परिस्थिति में दिल्ली की राजनीति चल रही है वो और लंबा चलेगी या फिर वो नतमस्तक होगी। दूसरा सवाल है, अगर वो अपनी मर्जी से राजनीति उसी तर्ज पर चलती रही, जैसे कभी महाराष्ट्र का ऑपरेशन, कभी उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन, कभी हरियाणा का ऑपरेशन कर दिया, खट्टर को हटाइए, सैनी को ले आइए, किसी भी दिशा में किसी भी राज्य का जो भी ऑपरेशन किया गया, अगर ये ऑपरेशन चलता रहा तो क्या वाकई अब पहली बार शोर आरएसएस से नहीं बल्कि बीजेपी के उन नेताओं से निकल कर आएगा जो अपनी अपनी तर्ज पर अब सुनाई भी देने लगा है, जो कहने लगे हैं इस रास्ते चलना ठीक नहीं, और ये आवाज पहली बार दिल्ली की सत्ता के खिलाफ होगी। और तीसरी और बड़ी बात, क्या 10 बरस की राजनीति के बाद पहली बार आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने यह सवाल है कि इस 10 बरस में उसने क्या कमाया, क्या भोगा,
यह तो उन नेताओं के पास है, उसमें एक बड़ी कतार स्वयंसेवकों की भी है जिन्हें लाभालाभ मिलता चला गया, जो सत्ता की मलाई खाते रहे, शानदार गाड़ी में घूमते रहे, हवाई जहाज से घूमते रहे। लेकिन बड़ी तादाद में स्वयंसेवक भी इस सवाल को खोज रहे हैं। भोगने की स्थिति अलग थी, कार्य करने की स्थिति अलग है, और इन दोनों परिस्थिति के बीच पहली बार अलग अलग राज्यों से टूट की परिस्थिति अगर निकलेगी तो उसे संभालने के लिए संघ को अब चौकस रहना पड़ेगा। और तब एक बड़ा फैसला क्या लिया जा सकता है, बात तो इस दिशा तक जा चुकी है। सिर्फ दिल्ली की सत्ता को अपनी कानों को खुले रखने की जरूरत है, और खुली आंख भी रखने की जरूरत है, जहां वो देख समझ पाए इस देश के लोग चाहते क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।